तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के अंदर बन रहे वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और ना सिर्फ इंडिया के हिसाब से लेकिन दुनिया के हिसाब से सबसे बड़े लेजर इंफ्रारेड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी से या लाइगो इंडिया से रिलेटेड, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2600 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट है जो कि ना सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड्स पे बड़ा लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे बड़ा है और ग्लोबल एफर्ट से बन रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर इसे बनाया जा रहा था और बहुत जरूरी था कि बजट इसके आया, क्योंकि ये ऑब्वियसली सस्ता प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि 174 एकर्स ऑफ लैंड में ये बनाया जा रहा है। अगर आप एक्चुअल में डिटेल में समझना चाहते हो ये क्या ये काम करेगा तो गरीब साइंटिस्ट का एक वीडियो है जो आप जाकर देख सकते हो इसके बारे में। लेकिन अगर इन बेसिक कहे तो ये एक बड़ा डिटेक्टर है जहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स हो गए, इनको डिटेक्ट किया जा सकता है जो स्पेस से आती है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी हो गई, ब्लैक होल्स की स्टडी हो गई, ये चीजें बेहतर तरीके से की जा सकेगी। वैसे यूएसए भी इसके अंदर अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है $80 मिलियन का, जो अराउंड 560 करोड़ रुपीज का होता है। कुछ इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से जो डेटा मिलेगा इसके ऑपरेशन होने के बाद में ये साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने कहा कि वो बजट लोकेट करेंगे 750 करोड़ रुपीस का बेसिक, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए स्टेट के अंदर, और एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के ऊपर ज्यादा काम होगा। तो दोस्तों आप जानते हो मैंने जो इंफ्रा न्यूज पिछले 2 हफ्तों में दी है जहां पर मल्टीपल स्टेट्स के बारे में मैंने खबर कवर की है कि एजुकेशन के ऊपर स्पेसिफिक रिसर्च दिया जा रहा है। कहीं पर पीएमसी स्कूल बनाए जा रहे हैं, कहीं पर स्कूल अपग्रेडेशन के लिए बजट है। यूपी ने भी कहा है कि वो ये बजट रखेंगे अपने यहाँ के स्कूल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेसिबल बनाने के लिए तीनों लेवल के ऊपर। ये स्कूल्स बनाने का बजट नहीं है, ये आप कह सकते हो प्रोग्राम्स का बजट है। जो स्कूल्स बनाने का बजट है उसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले खबर दी थी कि मल्टीपल नए स्कूल बिल्डिंग्स बनने वाले हैं मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो यहाँ पर और अच्छी बात यह है कि इंडिया के अंदर हर एक स्टेट एजुकेशन के ऊपर फोकस अभी करता हुआ नजर आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पटना मेट्रो से रिलेटेड, जब लार्सन एंड ट्यूब्रो ने कमीशन कर दी है अपनी DZ1090, जो बेसिकली एक टनल बोरिंग मशीन है। और ये पटना मेट्रो फेज 1 का जो टनलिंग वाला काम है 30.91 किलोमीटर लंबा, इसके लिए जो 8 किलोमीटर की टनल बननी है उसका काम शुरू करेंगे। तो ये टनल जाती है PC03 के नाम से राजेंद्र नगर से लेके पटना रेलवे जंक्शन स्टेशन के बीच में। 6.65 डायमीटर की ये टनल होगी और इस टनल का वैसे नाम दिया गया है महावीर। ये टनल वैसे दोस्तों LNT ने नहीं बनाई, हालांकि LNT कुछ टनल बोरिंग मशीन से भी बना रही, लेकिन ये वाली जो है वो चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन हेवी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्लियर की गई थी 2022 में। और जो कटर हेड है इसके वो भी काफी यूनिक है, पटना के सॉइल के हिसाब से इसको बनाया गया है। टनलिंग वर्क जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के द्वारा इनॉग्रेट किए गए और अब ये टनलिंग मशीन धीरे धीरे पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन को बनाना शुरू कर देगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र के डिप्टी CM के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने कहा है कि एक नई एडवाइजरी काउंसिल वो सेटअप करने वाले हैं स्पेसिफिक एक गोल के साथ में, जो होगा महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए। तो ऑलमोस्ट इकोनॉमी को डबल करने की यहाँ पे जरूरत है अगर 1 ट्रिलियन की गोल को रीच करना है तो। और वैसे दोस्तों ये महाराष्ट्र अकेला स्टेट नहीं कर रहा है, चाहे यूपी हो, तमिलनाडु हो, इन्होंने खुद से अलग अलग ऐसी काउंसिल्स बनाई है, एडवाइजरी बोर्ड्स बनाया है जो स्पेसिफिकली स्टेट इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक कैसे ले जा सके उसके ऊपर काम करती है। महाराष्ट्र ने भी ये काम वो करेंगे ऐसा अब कहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप या NPG से, जो PM गति शक्ति के अंतर्गत पड़ता है, और इन्होंने अप्रूव कर दिया है 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रेलवे से रिलेटेड। तो दोस्तों गति शक्ति के अंदर काम ही ये किया जा रहा है कि यूनिफाई किया जा सके एक सिंपल पोर्टल के ऊपर सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ताकि जो काम एंड डिसीजंस होते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए वो ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। तो यहाँ पर 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स रेलवे के लिए अप्रूव किए गए गति शक्ति के अंतर्गत। और अभी ये जो प्रोजेक्ट्स है ये लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, इन चीजों को ध्यान देते हुए बनाए जा रहे हैं, यानी कि ये जो नॉर्मल स्टेशनरी डेवलपमेंट हो गए या नए ट्रेन वगैरह हो गए उस तरह के वाले प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये लॉजिस्टिक्स वाले प्रोजेक्ट है। और ये काम भी रेलवे के अंदर वैसे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जिनके अंदर 4 मेजर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडिया के अंदर आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या EV से रिलेटेड, जहां पर इंडिया के एयरपोर्ट्स के अंदर पैसेंजर डिमांड को मीट करने के लिए EVs का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों जो G20 समिट अभी हो रही है, यहाँ पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर कई सारे इंफ्रा अपडेट्स किए जा रहे थे लोगों को जो है यहाँ पर चीजें बेहतर तरीके से बताने के लिए, और एक फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एयरपोर्ट और जो फेरी होती है लेक के अंदर श्रीनगर में उनके बीच में लोगों को ट्रांसपोर्ट करेगी। और ये सिर्फ G20 स्पेसिफिक नहीं है, होने के बाद में जो है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए भी इन EVs का इस्तेमाल किया जाएगा। कई सारी जगहों पर अभी EVs जो है दिखना कॉमन हो गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रा जो है वो भी धीरे धीरे बेहतर बन रहा है। इसी को देखते हुए जो अब इंडिया के अंदर एविएशन
बूस्ट आ रहा है, इतने सारे प्लेन्स ऑर्डर किए गए हैं, मल्टीपल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वहां पर भी ईवीज का चलन धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे रेलवे के सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जहां पर जो आरपीएफ हमारी होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन्होंने 1 महीने का ड्राइव लेने का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के साथ में या जीआरपी के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा केसेस डिटेक्ट करने का काम यहाँ पर किए जाएंगे। तो यहाँ पर चाहे वो ड्रगिंग हो, रॉबरी हो, इन जैसे केसेस हमारे इंडिया के अंदर कॉमन है। आप जानते हो ट्रेन के अंदर क्राइम्स होते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पर चेन से बैग्स बांधनी पड़ती है, लेकिन यही चीजें कम हो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक्शन लिया है और 339 ऑफेंडर्स को यहाँ पे पकड़ भी लिया है, जहाँ पर चेन स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग, रॉबरी, लगेज लिफ्टिंग, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन, इन जैसे क्राइम्स को रजिस्टर किया गया है। तो अब काइंड ऑफ कह सकते हो रेलवे जिस तरीके से कभी कभी टिकट चेकिंग ड्राइव चलाता है जहाँ पर हजारों लोगों को पकड़ा जाता है विदाउट टिकट, वैसे सिमिलर भी ऑफेंडर्स को भी डर लगने के लिए ये चीजें की जा रही है, जिसकी वजह से हो सके उतने ही कम क्राइम्स रेलवे के अंदर हो। रेलवे की रेपुटेशन सेफ्टी की सबसे बेहतर हो चुकी है आजकल, एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं है और लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो रेलवे के अंदर ट्रैवल करने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे भारत गौरव ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर और कुछ नए सर्किट्स को शुरू किया जाने वाला है, जिसमें से नया जो लॉन्च किया गया सर्किट है वो है गुरु कृपा यात्रा सर्किट, और ये सिखिज्म के बिलीवर्स के लिए एक बेस्ट रूट होगा, जहां पर मल्टीपल देश के अंदर जो बड़े गुरुद्वारे हैं इनको कनेक्ट करेगा पूरे देश के अंदर। 10 नाइट 11 दिन की ये जर्नी होगी, लखनऊ में शुरू होते हुए ये लखनऊ में ही खत्म होगी। साथ साथ दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भारत गौरव ट्रेन रूट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। अब तक जो लॉन्च हुए वो कुछ हद तक काफी सक्सेसफुल है और ये भी उन्हीं में से एक हो सकता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो स्ट्रेटेजिकली फोकस करेंगे इस सेक्टर के ऊपर ताकि ये एक मेजर रूप लेकर पाए। दोस्तों इंडिया टेक्सटाइल का हब रहा है दुनिया के लिए काफी लंबे समय से, लेकिन धीरे धीरे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर से कंपटीशन बढ़ता गया है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम इतने भी डोमिनेंट अभी नहीं रहे। जरूरी है कि इंडिया अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करे और नई नई पॉलिसीज इसके लिए स्टेट सेंट्रल दोनों लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि हमारे देश के अंदर का टेक्सटाइल भी और कॉम्पिटिटिव बन पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अलग अलग फोकस लगाएंगे इस इंडस्ट्री के ऊपर, और एनआईपी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी फोकस करेंगे। टेक्सटाइल के अंदर करेंटली लॉजिस्टिक्स एक बड़ा कॉस्ट बनता है, जिसके से रोड रेल ये चीजें तो बेहतर बनना जरूरी है ही, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो भी बेहतर बनाई जाएगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो चेस्टर्स पूछते हैं व्हाई इज इंडिया नॉट डेवलपिंग इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर एज रैपिडली एज इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल, और इज एग्रीकल्चरल नॉट वेरी फ्रूटफुल सेक्टर टू पे अटेंशन टू। तो देखो यार हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के अंदर है ना जो एकदम बेसिक लेवल पे दिक्कतें प्रोड्यूस हुई है ब्रिटिश जमाने से, उनको इरेडिकेट करने के लिए ही जो प्रॉपर आप कह सकते हो पॉलिटिकल विल है वो देखी नहीं जाती है। फार्म लॉज आए थे लेकिन अब जानते हो उसके दौरान क्या हुआ, तो वो एक बेसिक जो इशू है फार्मिंग के अंदर वो नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ का किसान जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाके बेच नहीं सकता अपने खुद के खेतों में बनाई हुई चीज़ें, इलीगल वो चीज़ मानी जाती है, और क्योंकि फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बेच सकता है तो वहाँ पर जो कार्टल्स होते हैं, जो अर्थियाज होते हैं, वो अपनी मोनोपोली चलाते हैं और फिर बेहिसाब लॉसेस किसानों को देते हैं। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में फंसी होने की वजह से इंडिया के अंदर पॉलिटिकली किसानों के विल में चीज़ें सही हो या नहीं हो लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो एकदम अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, ज़रूरी बनता है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर कभी भी मेजर रिफॉर्म्स किसान के अंदर नहीं देखे जाते रिसेंटली छोड़कर। इसके बाद में ऑनेस्टली कहे तो किसी भी डेवलप इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उनके पैसों का बड़ा चंक नहीं बनाता, और ऑनेस्टली वो होना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ें कम प्रोड्यूस करेंगे। अभी यूएसए जो है, कई दूसरे देश है, वो खाना बनाने में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन उनके इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर मेजरली जो बड़े बड़े खेत होते हैं वो बहुत कम लोग मिलकर ही चला लेते हैं, और उसके लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का यूज़ किया, प्लेन वगैरह का यूज़ किया जाता है कई बार। तो ये बड़े बड़े खेत जो है वो कम लोग संभाल लेते हैं। अब इंडिया के अंदर इशू ये है कि इतने ज़्यादा लोग फार्मिंग के अंदर है कि हमारे यहाँ पे खेत छोटे हैं, हमारे यहाँ पर जो है हर किसान मशीनरी वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आती है। हमारे यहाँ पर पर एकड़ जो प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन पावर रिक्वायर्ड और यील्ड है वो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। हमें ज़रूरत ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को बाहर निकाला जा सके, उनको सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में डाला जा सके, इकोनॉमी के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जबकि फार्मिंग के अंदर कम लोग बचे, ज़्यादा ज़मीन के साथ में, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ में। सुनने में ये अनएथिकल लगता है, लेकिन रियलिटी दुनिया की ये है। हमारे इंडिया के अंदर काइंड ऑफ कंसेप्ट ऐसे बनाया गया है कि फार्मिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है, यहाँ पर जो है बिल्कुल भी कुछ चेंजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन ऑनेस्टली कहे तो क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन बनता है तो ये सेंसिटिव टॉपिक है इंडिया के अंदर,
लेकर। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। कमेंट्स में मुझे और सजेशंस भी आप दे सकते हो। साथ साथ अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसके जरिए आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। आपको उसके लिए क्रेडिट्स भी मिलेगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में।